मित्रों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। ये एक सीधा व्याख्यान न होकर के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर हम चर्चा करेंगे जो कि दांत नामक निबंध में आए हैं, जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हर निबंध में पूरा का पूरा निबंध उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके कुछ स्थल काफ़ी महत्व रखते हैं। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सप्रसंग व्याख्या में आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। इस दांत नामक निबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में मेरे साथ साथ देखते जाइए। आपके पीछे पुस्तक का वो हिस्सा खुला है और मैंने चिन्ह भी लगा रखे हैं, और चिन्ह के साथ साथ मैं इसको रेखांकित भी करता जाऊंगा। उस रेखांकन के पीछे भी आप लोग जो है नज़र रखिएगा, ताकि आपके कोई दिक्कत इसमें नहीं आए। मैं रेखांकित करता हूं सबसे पहले जिस पद को, और आप इसको ये देखिए, ये पूरा पद जो है इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं इस पद को पढ़ूंगा और उसके बाद हम इसके जो भावार्थ हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब निबंध की शुरुआत करते हैं लेखक, वो कहते हैं, इस 2 अक्षर के शब्द तथा इन थोड़ी सी छोटी छोटी हड्डियों में भी उस चतुर कारीगर ने वह कौशल दिखलाया है कि किसके मुंह में दांत हैं जो पूरा पूरा वर्णन कर सके। मुख की सारी शोभा और यावत भोज्य पदार्थों का स्वादु इन्हीं पर निर्भर करता है। कवियों ने अलक, भ्रू, बरुणी आदि की छवि लिखने में बहुत रीति से बाल की खाल निकाली है, पर सच पूछिए तो इन्हीं की शोभा से सबकी शोभा। देखिए, शुरुआती लेखक दांतों से ही कर रहे हैं, हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां, देखिए, और फिर स्वाद की बात करते हैं, फिर कवियों के वर्णन की बात करते हैं, और उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो उनके बिना किसी भी सौंदर्य का वर्णन कर सके, क्योंकि सब तरह के सौंदर्य इनके परिणाम स्वरूप ही होते हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति है या कौन कारीगर है जिसने इनको बनाया है, और उस कारीगर के बनाए गए इस पूरे के पूरे जो सौंदर्य है उसका वर्णन कोई कर सके। ऐसे किसके मुख के दांतों की इतनी हिम्मत है, या दांतों में जो है इतने दांत जिसके हैं कि पूरे, क्योंकि दांत का पूरा होने से ही वर्ण भी अच्छी तरह से निकल पाते हैं, वरना वो नहीं निकल पाते। तो यहाँ जो है लेखक कहते हैं, तो हम ये प्रारंभ में कहेंगे, जब ये कहेंगे कि प्रसंग क्या है, तो आप लिखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र दांत नामक निबंध का प्रारंभ करते हुए दांतों के बारे में शुरुआत करते समय इस बात से प्रारंभ करते हैं, या प्रारंभ इसी बात से करते हैं, जिसमें वो दांतों को छोटी छोटी हड्डियां बताते हैं जो कि चतुर कारीगर की कारीगरी है, और पूरा स्वाद जो है और पूरे मुख की शोभा जो है वो इन दांतों पर ही निर्भर करती है। यदि ये दांत नहीं हो तो कुछ नहीं है। कवि कहते हैं कि लेखक कहता है कि कवियों ने अलक अर्थात जुल्फ, और भ्रू अर्थात भौहें, और वरुणी अर्थात पलकें, इन सब को लिखने में बहुत जो है कोशिशें की है, बाल की खाल निकाली है, उनका वर्णन खूब किया है। लेकिन सच पूछा जाए तो असल में उन सब की शोभा तभी है जब मुख में आपके दांत होंगे, वो भी व्यवस्थित। अब है इसमें विशेष क्या लिख सकते हो आप, तो एक तो अंगों का वर्णन, इसमें अंगों का वर्णन काफ़ी भली भांति किया गया, उनका उपयोग किया गया है। फिर दूसरी चीज़ है, इसमें थोड़ा सा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है,
बाल की खाल निकालना। और ये बताया गया है कि सब सौंदर्यों की जड़ या सब सौंदर्यों की शोभा तभी है जबकि दांतों की शोभा उसके मुख पर वर्तमान हो। ये तो था पहला स्तर। अब आते हैं जस्ट उसके नीचे, तुरंत उसके नीचे, उसको देखिए आप, दूसरा पद। जब दांतों के बिना पुपला सा मुंह निकल आता है, बुढ़ापे को याद कीजिए, तो चिबुक अर्थात ठुड्डी एवं नासिका एक में मिल जाता है, अर्थात ठुड्डी और नाक के बीच का दूरी कम हो जाती है, दोनों यूँ लगता है एक साथ हो गए हों। उस समय सारी सुगराई मट्टी में मिल जाती है। तो उस समय कितना ही सौंदर्यवान कोई व्यक्ति हो, आप कल्पना करके देखिए, आपके मुंह से दांतों को निकाल कर देखिए कि कैसा लगता है। लेखक कहते हैं कि सारी सुगराई, सारा सुंदरता जो है मिट्टी में मिल जाती है। नैन बाण की तीक्ष्णता, भ्रू चाप की खिंचावट और अलग पन्नगी का विष कुछ भी नहीं रहता। कवियों ने इसकी उपमा हीरा मोती माणिक से दी है। वह बहुत ठीक है, बरंच यह अवयव कथित वस्तुओं से भी अधिक मोल के हैं। यह वह अंग है जिसमें पाक शास्त्र के 6 रस का, काव्य शास्त्र के 9 रस का आधार है। खाने का मज़ा इन्हीं से है। अब आगे दांतों का फिर महत्व बताते हैं लेखक, और महत्व बताते हुए कहते हैं, पहले तो इन्होंने दांतों के बनाने वाले की भी की थी, और ये जो है सब सौंदर्यों का मूल है ये भी कहा था। अब इसके अलावा यदि नहीं हो तो क्या हो वो भी बताया है, और होना किस लिए आवश्यक है ये भी इसमें बताया है। यहाँ लेखक कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि आपका पोपला सा मुँह निकला है, अर्थात आपके दांत नहीं है चेहरे पे, मुंह पे, तो आपकी ठुड्डी और आपका नाक दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। और उस समय आपका सौंदर्य कितना भी क्यों न रहा हो, वो सौंदर्य आपका सारा का सारा समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। नैन बाण की तीक्ष्णता, आँखों के सौंदर्य की तुलना बाणों से की गई जो सीधे दूसरे के हृदय पर चोट करते हैं, उसको मोहित कर लेते हैं। भ्रू चाप की खिंचावट, भौं की भी कल्पना लोग करते हैं कि उसकी भौएं ऐसी है कि तुरंत सामने वाला मारा जाता है या उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और अलग पन्नगी का, अलग अर्थात जो आपके बाल हैं या बालों की जुल्फ़ें हैं, उनकी तुलना सांप से की है। पन्नग सांप, तो जो नागिन है, अलग रूपी नागिन है, उसका विष अर्थात उसका प्रभाव भी यदि दांत नहीं है तो समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, कोई असर उसका नहीं रहता है। कवियों ने दांतों की तुलना उपमा किससे की है? उपमा किससे की है? हीरा से, मोती से, माणिक से, इनसे की है। लेकिन इस चीज़ का अर्थात दांतों का मोल जो है, दांतों का मूल्य जो है, वो इन सब बहुमूल्य वस्तुओं से भी बहुत अधिक है। और क्यों है? यह वह अंग मानते हैं लेखक जो कि पाक शास्त्र के जितने भी रस हैं, इन्होंने 6 रस बताए हैं, इन 6 रसों का आनंद तभी प्राप्त होगा जब मुंह में दंतावली होगी, दांत होंगे। दूसरा इन्होंने बताया काव्य शास्त्र के, हम जानते हैं 9 रस माने गए हैं। आप इसी वर्ष में पढ़ेंगे आगे, यदि या तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ाया तो पढ़ेंगे। तो उनका जो 9 रस है, 9 रसों का आनंद भी तभी ले सकते हैं जबकि मुख में दांत हो। हालांकि सीधा इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सौंदर्य से दांत जुड़े हुए हैं, और काव्य शास्त्र का जो सौंदर्य है वो इसी में है। तो उसका भी मज़ा तभी है जब ये हों, क्योंकि खाने का मज़ा इन्हीं दांतों से आता है। दांत नहीं हो तो खाने का आनंद नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो किसी भी तरह का आनंद नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ हम कहते हैं कि लेखक मुख पर दांतों की विशेष आवश्यकता को बताते हुए कहते हैं, वो सारी बातें फिर आगे, ये हो गया इसका प्रसंग। और इससे पहले आप संदर्भ भी कर सकते हैं, ये हमारी BA भाग तृतीय की पाठ्य पुस्तक आधुनिक गद्य संकलन जो कि हेतु भारद्वाज द्वारा संकलित है, उससे लिया गया है, और दांत नामक निबंध से लिया गया, जो कि प्रताप नारायण मिश्र
द्वारा हमारे सामने लाया गया है। और तत्पश्चात आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र दांत नामक निबंध लिखते हुए दांतों के बारे में उनके महत्व को बताते हैं, नहीं होने पर क्या स्थिति हो जाती है, ये सारी बात बताते हैं हमको, ये सारी जो है वर्णन करते हैं। फिर विशेष के अंतर्गत आप इनकी जो है विशेषताओं को लिख दीजिए। शब्दों के कैसे शब्दों का प्रयोग है वो आप लिखेंगे। भाषा कैसी भाषा का प्रयोग है वो आप लिखेंगे। सरल भाषा का प्रयोग है। शब्द कैसे प्रयोग में लाए गए हैं, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो मूल शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। फिर इन्होंने यहाँ उपमा का भी प्रयोग किया है और इनकी जानकारी पाक शास्त्र की भी है, रसों की भी है कि कितने रस होते हैं, कितने पाक शास्त्र के रस होते हैं। और मुहावरे जो हैं, हालांकि सीधे सीधे मुहावरे इन्होंने नहीं काम में लिए, लेकिन फिर भी पुपला सा मुँह है, नैन बाणों की तीक्ष्णता, भ्रू चाप की खिंचावट, अलग पन्नगी का विष, इस तरह से इन्होंने काफ़ी जो बातें हमारे सामने शास्त्रों के माध्यम से आते रही है उनका प्रयोग आपने किया है। अब है अगला जो है वो आप आ जाइए यहाँ, ये पूरा पद है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आपकी हड्डियाँ हाथी के दांत तो हुई नहीं कि मरने पर भी किसी के काम आवेगी। जीते जी संसार में कुछ परमार्थ बना लीजिए, यही बुद्धिमानी है। देखिए आपके दांत ही यह शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हम अपने स्थान, अपनी जाति और अपने काम में दृढ़ हैं तभी तक हमारी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कवि हमारी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े सुंदर मुखारविंदों पर हमारी मोहर छाप रहती है, पर मुख से बाहर होते ही हम एक अपावन, घृणित और फेंकने योग्य हड्डी हो जाते हैं। मुख में मानिक सम दसन, बाहर निकसत हाड़, ये कहावत है। हम नहीं जानते कि नित्य ये देख के भी हम आप अपने मुख देश भारत और अपने मुख सजातीय हिंदू मुसलमानों का साथ तन मन धन और प्राणपन से क्यों नहीं देते। याद रखिए, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरहा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है, हो सकता है कि परीक्षा में ये पूरा न दे करके इसकी 2-3 पंक्तियाँ कम कर दी जाए। तो यहाँ लेखक दांतों के बारे में ही बताते हुए उनका वर्णन करते हैं और मूलतः इस बात को बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अपने यदि मूल स्थान पर है, जिस जगह होना चाहिए उस जगह पर है, तो ही उसकी इज्जत है, तो ही उसकी शोभा है। जैसे ही उसका वो स्थान छूटता है उसका महत्व समाप्त हो जाता है। बाकी संदर्भ और प्रसंग आप इस तरह से लिख देंगे। संदर्भ आपको ध्यान ही एक बार बता दिया, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। आपकी हड्डियां, हाथी के दांत तो है नहीं। यहाँ तुलना देखो हाथी के दांत से की है कि हाथी का दांत तो मरने के बाद भी उसकी कीमत रहती है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य के दांत, हाथी के दांत तो है नहीं जो मरने के बाद भी काम आएगी और मूल्यवान रहेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप जीते जी इस संसार में ऐसे काम कीजिए जो कि आपको दुनिया में याद रखे जाने के काबिल रहें, और इसी में आपकी बुद्धिमानी है। देखिए आगे कहते हैं, दांत हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हम अपने स्थान पर हैं, अर्थात दांत दाढ़ों पे है, और अपनी जाति, यहाँ जाति का मतलब सामान्य जाति नहीं है, दांतों के लिए दंतावली का कहा है। वैसे ही हमारी भी भारत में विभिन्न प्रजातियाँ हैं, उनमें हम रहते हैं, और अपने काम के प्रति दृढ़ हैं, तभी हमारी प्रतिष्ठा है।
हमारी प्रतिष्ठा तभी तक है जब हम अपनी जुबान और अपने काम पे दृढ़ रहते हैं, अर्थात बार बार नहीं बदलते हैं। कवि जो हैं, बड़े बड़े कवि जो हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं और मुखारविंद जो हैं उन पर हमारी छाप भी रहती है, लेकिन स्थिति क्या है दांतों की? जैसे ही मुख से बाहर होते हैं वही दांत जो कि पहले मुखारविंदों की छाप होते थे, बहुत सौंदर्य का मूल जिनको माना है, लेकिन जैसे ही दांत बाहर हो जाते हैं उनकी स्थिति क्या हो जाती है? देखिए, वो एक अपावन, अशुद्ध, जिसको कहते हैं घृणित, घृणा योग्य और फेंकने योग्य हड्डी हो जाते हैं। जैसे ही दांत स्थान छोड़ते हैं महत्वहीन हो जाते हैं, घृणित हो जाते हैं। तो मनुष्यों को भी अपना जो मनुष्य की प्रजाति है उसका जो कार्य वो करते रहना चाहिए, उसके विरोध में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो भी घृणित हो जाएंगे। ये आगे एक पद बोलते हुए कवि बताते हैं, मुख में माणिक सम दशन बाहर निकसत हाड़, कि मुख में जब तक दांत हैं तब तक माणिक के समान हैं, माणक के समान हैं, लेकिन मुख से निकलते ही वो एक सामान्य हड्डी जैसे हो जाते हैं। उसी बात को आगे यहाँ देशभक्ति का भी लेखक जो है जोड़ यहाँ ले आते हैं, देशभक्ति को भूलते नहीं हैं। क्या बता रहे हैं? हम नित्य देखते हैं कि हम अपने मुख्य देश भारत और अपने मुख्य सजातीय हिंदू मुसलमानों का साथ तन मन धन से, प्राण पण मन से क्यों नहीं देते? प्राण प्रण से क्यों नहीं देते? हमें साथ देना चाहिए। याद रखिए, यदि साथ नहीं देंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? स्थान भ्रष्टा न सोबंते दंता केशा नखा न रहा, कि स्थान से भ्रष्ट होने पर दांत, बाल, नाखून और मनुष्य, इनकी कोई शोभा नहीं रहती है। इसलिए हमें अपने देश के लिए कार्य करता रहना चाहिए। हमें अपने जो भाई बंधु हैं उनके बीच में रहना चाहिए, उनके साथ सहयोग करते रहना चाहिए, अन्यथा हमारी कीमत भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ लेखक ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, जो साहित्य में अन्य जगहों पर काव्य में जो पद आए हैं, जो पंक्तियाँ आई हैं, उनका प्रयोग किया है। और दांतों का प्रतिष्ठा जो है वो तभी तक है जब तक कि वो अपने स्थान पर है। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं इसमें विशेष बात, कि व्यक्ति अपने विचारों में दृढ़ रहे, अपने लोगों के बीच रहे, उनके साथ सहयोग करता रहे, तभी तक उसकी शोभा है, वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है। चलिए, अब ये हो गया है पूरा। अब अगला मुख्य स्थान हम देखते हैं, वो क्या है? अब आगे आए इस पे, यहाँ आ जाइए। ये पूरा पद यहाँ तक है। इसमें लेखक दांतों की विशेषता बताने के साथ साथ यह बताने की जो है कोशिश करते हैं यहाँ, कि जैसे दांतों का स्थान छोड़ना बुरा है, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ जाता है तो वह भी बुरा है। लेकिन वहाँ इस बात को फिर स्पष्ट करते हैं कि यदि देश के उत्थान के लिए जाता है, अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, समाज के विकास के लिए जाता है, कुछ समय के लिए जाता है, तो वो बुरा नहीं है। ये बताते हुए लेखक इस बात को आगे स्पष्ट करते हैं, वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। हाँ, यदि आप इसका अर्थ यह समझें कि कभी किसी दशा में हिंदुस्तान छोड़ के विलायत जाना भ्रष्टता है, तो यह आपकी भूल है। लेखक स्पष्ट करें कि आप लोग को ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बाहर जाना पाप है, तो ये समझिए कि ये आपकी हमारी भूल है। तो फिर कब जाना चाहिए वो भी लेखक आगे स्पष्ट करते हैं। हंसने के समय मुख से दांतों का निकल पड़ना नहीं कहलाता। जब हंसते हैं
तो दांत दिखते हैं, लेकिन वो दांत निकलना तो नहीं कहते उसको, निकल पड़ना तो उसको नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि दांत चमक रहे हैं, बहुत सुंदर है, मुख की शोभा बहुत बढ़ गई है। बरंच एक प्रकार की शोभा होती है, जब मुख में रहते हुए दांत हंसते समय कुछ समय के लिए बाहर दिखते हैं तो वो उल्टे सौंदर्यकारी होते हैं। ऐसे ही आप स्वदेश चिंता के लिए कुछ काल देशांतर में रह आएँ तो आपकी बढ़ाई है। अर्थात कुछ काल के लिए, यदि देश की अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की चिंता के लिए आप कहीं बाहर जा आते हैं तो वह आपके लिए क्या है, आपकी बढ़ाई है। पर हाँ, यदि वहाँ जाके यहाँ की ममता छोड़ दीजिए तो आपका जीवन उन दांतों के समान है जो होंठ या गाल कट जाने से अथवा किसी कारण विशेष से मुँह के बाहर रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग विदेश में जाके ही बस जाते हैं, देश की कोई चिंता नहीं करते, तो उनके लिए क्या करें कि वो लोग जो कि बाहर जाने के बाद अपने देश के बारे में, देश के लिए कोई प्रेम नहीं रखते हैं, उसके लिए कोई ममता नहीं रखते हैं, तो उनकी स्थिति ज़रूर खराब होती है। उनकी स्थिति वही होती है कि मुंह के कोई चोट लगने से, होंठ कटने से, गाल फटने से, किसी भी कारण से दांत जब टूट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, घृणित हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति भी वही हो जाती है, क्योंकि वही गाल और होंठ दांतों का पर्दा है। आप जानते हैं कि सौंदर्य पर्दे में ज़्यादा सुंदर लगता है। आधा दिख रहा, आधा छुपा हुआ सौंदर्य बहुत अधिक लगता है। यदि सौंदर्य पूरा बाहर आ गया तो फिर वो सौंदर्य नहीं रह जाता है या उसके सौंदर्य में कमी आ जाती है। ये माना गया है और ये पूरी तरह से प्रमाणित भी है। तो लेखक कहते हैं कि होंठ और गाल दांतों का पर्दा है और उस पर्दे में रहते हैं तो दांत सुंदर लगते हैं। वह पर्दा नहीं रहा, अर्थात स्वजातित्व की पर्दादारी न रही, तो उसकी निर्लज जिंदगी व्यर्थ है। जिस तरह से दांत गंदे हो जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति भी यदि अपने समाज से, स्वजाति से बाहर निकल गया, उसकी लिहाज उसने छोड़ दी, बाहर विदेश में चला गया और उसकी ममता छोड़ दी, यहाँ रह रहा है और फिर भी समाज की कोई लिहाज नहीं कर रहा है, उसके भले के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, तो उसकी स्थिति बड़ी बुरी है। वो निर्लज जिंदगी है जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। तो यहाँ भी लेखक जो है दांतों की जो महत्व को है बताते हैं और दांतों के टूट के मुख से बाहर होने और मनुष्य का विदेश चले जाने और वहीं बस जाने, देश की चिंता छोड़ देना, उसके प्रति प्रेम छोड़ देने को लेखक बुरा मानता है और ये बात यहाँ स्पष्ट करता है। तभी कहता है कि इज्जत उसका महत्व है तभी तक है जब तक कि वो उसके भीतर रहता है, पर्दे में रहता है। तो हमें भी एक पर्दा रखना चाहिए। पर्दे का मतलब ये नहीं कि हम बहुत कुछ छुपा के करने लग जाएं, लेकिन हम निर्लज भी न हों। तो यहाँ सरल भाषा का प्रयोग लेखक द्वारा किया गया है और भेड़िए के दांतों से दांतों की उपमा की गई है, तुलना की गई है। अब है अंतिम जो महत्वपूर्ण स्थल है इसका, हम उस पे आएंगे। वो है यहाँ से इस पे सारी जो पंक्तियाँ हैं इस पद की यहाँ तक, ये यहाँ तक है। यहाँ क्या करें लेखक, दांत जब टूट जाता है, लेखक बताते हुए दांतों की विशेषता, दांत यदि थोड़ी देर के लिए मुख से बाहर, हंसते समय बाहर होते हैं तो अच्छे लगते हैं और टूट जाएंगे बुरे लगेंगे। इसी तरह जीवन में यदि कोई विदेश में जाता है और वहीं रह जाता है तो बुरा है, और कुछ कमा करके अच्छा करके देश का भला करता है तो वह अच्छा है। आगे जब वो इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दांत टूटने पर पीड़ा होती है। विदेश चले जाने वाले लोगों की चर्चा चल रही है तो कहते हैं कि उनकी स्थिति क्या हो जाती है, उसी को स्पष्ट करते हुए बात कहते हैं कि कभी आपको दाढ़ की पीड़ा हुई होगी तो अवश्य ही जी चाहा होगा कि इसे उखड़वा डालें तो और अच्छा है। उखड़वा डालें तो अच्छा है कि हर व्यक्ति के, आपके भी
दांतों में कभी न कभी दर्द हुआ होगा। क्या इच्छा होती है कि दांत को निकाल के फेंक दें ताकि दर्द से पीछा छूटे। तो यही स्थिति उन लोगों की है जो अपनी जगह को छोड़ जाते हैं, अपने समाज से प्रेम स्नेह नहीं रखते हैं, उसका भला नहीं सोचते हैं। आगे लेकर क्या कहते हैं, ऐसे ही हम उन स्वार्थ के अंधों के हक में मानते हैं जो रहें हमारे साथ, बने हमारे ही देश भाई, पर सदा हमारे देश जाति के अहित ही में तत्पर रहते हैं। लेकिन उन लोगों की स्थिति भी यही होती है कि उनके लिए भी हमारी इच्छा क्या होती है, उन स्वार्थ के अंधों के लिए हमारे मन में क्या रहता है, जो आज रहते तो हमारे साथ हैं, कहते हमें अपना देश भाई हैं, पर काम हमेशा हमारे अर्थात देश के हित में न करके उसके अहित में ही करते हैं। अब हम दांतों के लिए क्या सोचते हैं दर्द के समय कि निकाल फेंकें, वही इनके लिए कह रहे हैं, परमेश्वर उन्हें या तो सुमति दे या सत्यानाश करे। लेखक कहता है कि या तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे दे, सुमति दे दे, या उनका सत्यानाश कर दे, उनको खत्म ही कर दे। उनके होने का हमें कौन सुख, अर्थात उनके होने का हमें क्या लाभ है। हम तो उनकी जय जयकार मनाएंगे जो अपने देश से दांत काटी रोटी का बर्ताव अर्थात सच्ची गहरी प्रीति या स्नेह प्रेम रखते हैं। परमात्मा करे कि हर हिंदू मुसलमान का देश हित के लिए चाव के साथ दांतों का पसीना आता रहे। लेखक कहता है कि देशवासियों की दांत को काटी रोटी बनती रहे, चलती रहे, और हिंदू और मुसलमान अपने देश हित के लिए चाव से इन चीज़ों को, इस काम को करते रहें, साथ मिलकर खाते रहें, बैठते रहें, उनके पसीना आता रहे। खाते समय पसीना आता है ये हम सब जानते हैं। इसमें भी लेखक ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल सरल और सरस भाषा का काम में लिया है, और यहाँ उन लोगों को बुरा बताया है, उन लोगों की बुराई चाहिए है। लेखक ने उन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहा है जो कि देश हित में काम नहीं करते, अपने बीच में रह के अपने विरोध में काम करते हैं, अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों के विरोध में काम करते हैं। इसी के साथ आज का ये हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। जय हिंद। तब आप सह प्रसंग व्याख्या मैं जानता हूँ कि कर लेंगे, और थोड़ा सा और इसको व्यवस्थित करें। जब आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, सबसे पहले संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें, फिर व्याख्या लिखें, और तत्पश्चात विशेष लिखें। विशेष में कोई शब्दों की विशेषता आपके सामने आती है तो वो लिखें, वाक्यों की कोई विशेषता आपके सामने आती है तो वो लिखें, भाषा की कोई शैली आपके सामने स्पष्ट होती है तो वो लिखें, और उस पूरे पद में कोई यदि विशेष बात लेखक की आई है तो वो लिखें। इसी के साथ आज की हम